हेलो। वेलकम टू ऑल ऑफ। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। आज जो हम आगे चलने वाले हैं, हम अपने आगे की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर न्यूटोनियन फिजिक्स चली हुई थी, हमारी यूनिट 4 है ये। और हमारी जो यूनिट चली हुई थी सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसके पहला लेक्चर ले लिया था मैंने, दूसरा लेक्चर ले लिया था। आज हमारा तीसरा लेक्चर चलेगा। तो दूसरे लेक्चर में हमारी लास्ट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई थी भाई। तो उस इक्वेशन के हमारे 3 केस देखने रह रहे थे। अब उस 3 केस को हम आगे बढ़ाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये जो क्लास चली हुई है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, और जो ये हमारी यूनिट जो बुक चली हुई है इसका नाम है न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स। और इसमें जो हमारी यूनिट चल रही थी, यूनिट चल रही थी यूनिट चल रही थी सिंपल सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसका आज लेक्चर थर्ड है। आज इसका लेक्चर थर्ड है। तो हम आगे बढ़ाते हैं। तो भैया लास्ट टाइम पे हमारी जो इक्वेशन हुई थी, लास्ट टाइम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकल के आई थी x इजिकल टू c1 e⁻। लास्ट टाइम पे जो हमारी इक्वेशन बन के आई थी भैया, क्या बन के आई थी डिस्प्लेसमेंट की, c1 e⁻ माइनस r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t प्लस t2 e⁻ माइनस r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे हमारे पास लास्ट टाइम पे ये इक्वेशन आई हुई थी। तो अब यहां से हमें 3 तरीके के केस देखने हैं। उनमें से मैं आपको बता दूं, पहला केस हमारा मतलब इस तरीके से केस चलते हैं। तो अगर हमें पहले स्थिति में हमें देखना होता है कि एक केस में हमें देखना कि आर की वैल्यू ग्रेटर हो जा ओमेगा स्क्वायर से। दूसरे केस में हमें देखना है आर की वैल्यू किससे, आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वल हो जा ओमेगा स्क्वायर से। और तीसरे वाले केस में देखना है आर की वैल्यू छोटी हो जा ओमेगा स्क्वायर से। तो भैया अगर ये 3 केस होते हैं हमारी इस इक्वेशन में, तो उनके मैंने कुछ नाम आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिए थे, आपको किस प्रकार से आपके पूछा जाएगा यहाँ से। तो हम इन 3 केस को 1 2 3 केस को आगे बढ़ाते हुए इस इक्वेशन आई थी, हमारा जनरल सॉल्यूशन आया था इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन को हम अपनी मेन इक्वेशन में रख के इन पार्ट की हेल्प से कैसे सोल्व करेंगे, ये वाली बात हमें आगे पढ़नी है। तो सबसे पहले हम सबसे पहला केस लेकर चलते हैं भाई यहाँ पे। तो इसे आगे करते हैं। तो सबसे पहले वाला हमारा केस चलेगा। सबसे पहले वाला केस होता है केस फर्स्ट होता है हमारा केस फर्स्ट। इसे बोलते हैं पहले केस को हैवी हैवी डैम्पिंग। क्या बोलते हैं इसे, हैवी डैम्पिंग। और इस केस में यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भारी भारी अवमंदन, भारी अवमंदन। तो भैया इस केस में हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू को ग्रेटर मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर से। किससे मान लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर से। तो हम देखते हैं कि इस स्थिति में हमारी अगर ये वाली वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। तो आप देखोगे पहले वाला जो सॉल्यूशन है वो भी हमारा, अच्छा एक सेकंड भाई एक सेकंड, ये वाला जो माइनस है ये अंदर था हमारा, ये वाला जो माइनस था ये यहाँ पर था। तो इस केस में ये वाला पार्ट भी हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी। और ये वाला पार्ट भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में पहले वाले केस में ये भी नेगेटिव हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी आपको, लेकिन ये वाली टर्म्स तो यहाँ नेगेटिव दे रही है, ये वाली टर्म्स तो यहाँ नेगेटिव दे रही है। तो इसका मतलब इस केस को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे भाई, इस केस को हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। कैसे, इस केस को हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। इसे मैं ऐसा हिंदी वालों का एक साइड में लिख के बताता हूँ इस केस में क्या है, और इंग्लिश वालों का एक प्रकार से बताता हूँ। मैं कहता हूँ इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है, तथा स्मॉल आर से कम है, स्मॉल आर से कैसा है भैया, कम है। अतः अतः इस वाली जो ये ऊपर हमारी इक्वेशन गई है, इसे इक्वेशन आप, इस वाली इक्वेशन को आप कुछ नाम रख दो भाई, इस वाली इक्वेशन को आप कुछ नाम रख दो, इस वाली इक्वेशन को कुछ नाम रख दो। इस ये जो इक्वेशन हमारी गई हुई है, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को आप नाम रख दो। इस वाली इक्वेशन को चलो मैं कह देता हूं, मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं, मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। तो इस बात को ऐसा लिखेंगे, स्मॉल आर से कम है, अतः अतः समीकरण, अतः समीकरण तीन के दोनों दोनों जो हमारे एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, चर घातांकों जो e की पावर वाले हैं, चर घातांकों कौन कौन से, माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तथा तथा माइनस आर दूसरी टर्म्स है ना ये वाली, उसकी पावर की आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाली जो दूसरी टर्म्स है के मान ऋणात्मक होंगे, के मान ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे भैया, नेगेटिव होंगे, इस प्रकार से होंगे। मैं भी आपको दिखाता हूं किस प्रकार से होंगे, कहां पे क्या होंगे। आपको ये दो वैल्यू, आप ये वाली वैल्यू को देखो ध्यानपूर्वक, आप ये वाली वैल्यू को देखो, यही तो हमारी एक्सपोनेंट टर्म, एक तो ये वाली एक्सपोनेंट टर्म्स थी, एक ये वाली एक्सपोनेंट टर्म्स थी। तो ये दोनों कैसे आएंगी, हमारी नेगेटिव आएंगी, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव लगा हुआ है और यहाँ भी कैसा है, नेगेटिव लगा हुआ है। तो e की पावर ये भी नेगेटिव का केस बनाओगे और ये वाली ये भी इसका नेगेटिव का केस बनाओगी। तो इस स्थिति में हमारी इक्वेशन 3 जो है कैसी आओगी, नेगेटिव आओगी। चलो भाई इस बात को हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इस बात को हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं। यहां तक का हिंदी वाले नोट करेंगे भाई, यहां तक का हिंदी वाले नोट करेंगे पहले। तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे भाई, इन दिस केस, इन दिस केस कौन से वाले केस में, जब आर स्क्वायर की वैल्यू किससे ज्यादा हो रही है, ओमेगा स्क्वायर से। इन दिस केस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज रियल एंड लेस देन स्मॉल आर, therefore इक्वेशन थर्ड कैसे आएगी, इक्वेशन थर्ड के दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स, बोथ द एक्सपोनेंट्स, एक तो माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड अंडर रूट सॉरी एक सेकेंड, अंडर रूट नहीं, एंड ब्रैकेट माइनस आर प्लस अंडर रूट, यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा भाई, माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर नेगेटिव। ये दोनों कैसे केस मिलेंगे हमें, नेगेटिव के केस मिलेंगे भाई, ठीक है। इट मीन्स दैट इसका क्या मतलब है नेगेटिव आने का, इसका मतलब है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो
जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक्स, किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में, इस केस में, इस केस में लगातार घटता रहेगा टाइम के साथ, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विद टाइम। टाइम के साथ कैसा होता रहेगा डिस्प्लेसमेंट, घटता रहेगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, दैट इज, और थोड़ी देर बाद ही पार्टिकल कैसे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में। दैट इज द पार्टिकल, दैट इज द पार्टिकल when once displaced, once displaced, once displayed, return to its equilibrium position, equilibrium position quite यानी कि धीरे से वो हमारी कैसी उस पर आ जाएगा, मतलब बहुत धीरे धीरे, बिना ऑक्सीलेशन किए, विदाउट परफॉर्मिंग, किसी भी ऑक्सीलेशन को किए, विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑक्सीलेशन, एनी ऑक्सीलेशन, एनी ऑक्सीलेशन। यहां तक नोट करेंगे भाई। अभी बता रहा हूं इस लैंग्वेज का क्या मतलब है, विदाउट एनी ऑक्सीलेशन, ठीक है। सच ए मोशन, सच ए मोशन, सच ए मोशन इज कॉल्ड ओवरडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड मोशन, ओवरडैम्प्ड मोशन। और एग्जाम्पल इसका ए पेंडुलम, ए पेंडुलम मूविंग इन थिक ऑयल, थिक ऑयल। ये तो इंग्लिश वाले लिख लेंगे, और अभी इस बात को मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। और हिंदी वाले लिखेंगे अगर नेगेटिव मान होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ तक का नोट करेंगे सभी। अभी समझाता हूं इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है वो। अगर ऋणात्मक होंगे, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि इस केस में इसका अर्थ है कि कण का विस्थापन, कण का विस्थापन x समय के साथ साथ लगातार घटता जाएगा, यानी कि कण साम्य स्थिति से विस्थापित किए जाने पर बिना ऑक्सीलेशन किए, बिना दोलन किए धीरे धीरे साम्य स्थिति में, यहाँ तक नोट करेंगे भाई, धीरे धीरे साम्य स्थिति में वापस आ जाएगा, इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को अति अवमंदित गति कहते हैं। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। भारी तेल में
गति करता हुआ, गति करता हुआ, हुआ, हुआ लोलक। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई, इस लैंग्वेज को यहाँ तक का नोट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या बात कहना चाह रहा है ये। अगर मैं आपसे कहने लगूं, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भैया मेरे पास इक्वेशन ये थी, एक बार देखेंगे सभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास इक्वेशन ये थी। अब यदि पहले केस में हैवी डैम्पिंग में, भारी अवमंदन में, मैं आर स्क्वायर की यो इसकी हैवी डैम्पिंग की कंडीशन क्या होती है, जब आर स्क्वायर की वैल्यू को किससे ज्यादा कर दे, मैं ओमेगा स्क्वायर से। तो भैया ये वाली दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ये वाली दोनों टर्म्स, ये वाली भी और ये वाली भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स कैसे आऊंगी, नेगेटिव आऊंगी। कैसे आऊंगी, नेगेटिव आऊंगी। और भैया जितनी ये नेगेटिव आऊंगी तो इसका मतलब होगा, यदि इसे एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि अगर नेगेटिव आने का मतलब क्या है। भैया नेगेटिव आने का क्या मतलब है, भैया नेगेटिव आने का मतलब है, यदि सपोज करो ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम था, इस प्रकार से था, इस प्रकार से था। अगर मैं इसे डिस्प्लेस करके छोड़ता हूं, डिस्प्लेस करके छोड़ता हूं, और हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म्स, जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो हैं, अगर वे दोनों कैसी आती हैं, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आती है, नेगेटिव आती है, और ये वाली भी कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो इसका मतलब है ये बिना डिस्प्लेस किए, बिना ऑक्सीलेशन किए, भाई ऑक्सीलेशन जहां से छोड़ा वहीं पे वापस आना चाहिए एक चक्कर काट कर, लेकिन ये बिना ऑक्सीलेशन किए बस यहाँ तक ही, जल्द से जल्द कौन सी स्टेट में आ जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, साम्य अवस्था में रुक जाएगा। तो ही जैसा मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, यदि किसी कंटेनर में बहुत मोबिलाल भरा हुआ, सपोज करो बहुत भारी तेल भरा हुआ, या सरसों का तेल भरा हुआ है, इस तरीके का तेल भरा हुआ है, कैसा है ये, भारी तेल है हमारा, ये कैसा है, भारी तेल। भारी तेल जैसे मोबिलाल वगैरह होता है, ये हैवी ऑयल है जिस जो बहुत ज्यादा विस्कोसियस होता है। तो अगर इसमें एक सिंपल पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम को इस प्रकार से मैं करूं, इसका ऑक्सीलेशन कराए बगैर, ये ऑक्सीलेशन कराए बगैर गैली यहीं पे रुक जाएगा। तो इसका मतलब है इस वाली, इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर डैम्प्ड। क्या बोलते हैं, ओवर डैम्प्ड, अति अवमंदन गति कहते हैं इसे भाई। इसे क्या बोलते हैं, ओवर डैम्प्ड कंडीशन। ओवर डैम्प्ड का मतलब है बिना ऑक्सीलेशन किए, बिना ऑक्सीलेशन किए कहां पे आ जाना, मतलब अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस आ जाना, साम्य अवस्था में वापस आ जाना। अगर बिना ऑक्सीलेशन किए अपनी साम्य अवस्था में वापस आ रहा है तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं अति अवमंदित गति। अगर बिना ऑक्सीलेशन किए इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जा रहा है तो इसे बोलते हैं ओवरडैम्प्ड कंडीशन। यहां तक की बात आपको समझ में आई, ऊपर से एक बार नोट कर लेंगे जो मैंने थ्योरी लिखवाई थी, फिर आगे चलते हैं। ये मैंने थ्योरी लिखवाई थी, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ तक का नोट करेंगे, फिर अगली कंडीशन पे चलते हैं भाई। यहाँ तक का नोट कर लेंगे, फिर अगली कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ तक का नोट कर लेंगे, फिर अगली कंडीशन पे चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम अपनी दूसरी कंडीशन की तरफ न चलेंगे। केस कौन सा, केस सेकंड की तरफ न, कौन सा केस की तरफ न, केस सेकंड की तरफ न। और दूसरा केस मैंने आपको बताया था क्रिटिकल डैम्पिंग। क्या बताया था भैया, क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है भैया, क्या बताया था, क्रिटिकल डैम्पिंग। यहां तक नोट करेंगे और फिर अगले चलते हैं हम अपने अगले केस पे। अपने अगले केस पे चलते हैं भाई। केस, केस सेकंड, केस सेकंड।
केस सेकंड कौन सा था हमारा? क्रांतिक, क्रांतिक अवमंदन। कौन सा? क्रांतिक अवमंदन। इसे हम बोलते हैं क्या? इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रिटिकल, क्रिटिकल डैम्पिंग। नाम से ही पता चला क्रिटिकल डैम्पिंग है, तो इसका मतलब बहुत तेजी से ऑक्सीलेशन करे बिगर ही यो भी वापस आ जाओगी। बट इस केस में क्या होगा? क्रिटिकल डैम्पिंग में इस केस में क्या होगा भैया? केस सेकंड में क्या होगा? हम आर की वैल्यू को किसके इक्वल रख लेते हैं? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रख लेते हैं इस केस में। और इस वाली आर स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर की कंडीशन को ही बोलता हूं मैं क्रिटिकल डैम्पिंग, यानी कि क्रांतिक अवमंदन। इस वाले केस में, इससे पहला जो हमारा केस हुआ था अति अवमंदन वाला, ओवर डैम्पिंग वाला, उसमें तो थोड़ा बहुत ऑक्सीलेशन हो, मतलब थोड़ा बहुत मामूली सा हो भी जाता था, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस हो भी जाता था। और डिस्प्लेस होने के बाद वो कहां पे आ जाता? इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस आ जाता था। लेकिन इस वाले केस में तो उस वाले से भी, ओवर डैम्पिंग से भी तेजी से कहां पे आ जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, तेजी से साम्य अवस्था में आ जाएगा इस वाले केस में। यानी कि ये स्थिति तो और भी ज्यादा खतरनाक है, कहते ना क्रिटिकल केस है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुए बगैर ही वापिस, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होते गैल वापिस आ जाओगा। यानी कि पहले वाले केस से तो ज्यादा तेजी से इक्विलिब्रियम स्टेट में कौन सा आ सकता है? ये ही आ सकता है, यानी कि और तेजी से। तो इसे हम ऐसा समझ सकते हैं, यदि इस वाली वैल्यू को, यदि यदि समीकरण यदि समीकरण 3 में जो अभी 3 इक्वेशन दिखाई थी मैंने आपको, ऊपरली वाली इक्वेशन ही जो थी वो आर स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर रखे तो हल, जो हमारी इक्वेशन मेन इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन कौन सी थी? इक्वेशन समीकरण फर्स्ट। अभी समीकरण फर्स्ट भी दिखाता हूं कौन सी है। अगर समीकरण फर्स्ट की बात करूं मैं, तो हमारी समीकरण फर्स्ट क्या थी? अगर इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx बाई डी टी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी बनना है? जिसने नाम मान रखा हो वो लिख लियो, इससे पुराने वाली वीडियो में ये वाली बात बताई हुई है। ये इक्वेशन फर्स्ट थी मेरी। कैसी थी ये? इक्वेशन फर्स्ट थी। अगर मैं ये वाली वैल्यू आर स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर को इक्वेशन थर्ड में रखूं, और भैया इक्वेशन थर्ड मेरी क्या थी? इक्वेशन थर्ड मेरी क्या थी? एक बार और देख लो, जिन बच्चों को नहीं पता एक बार देख लेंगे। इक्वेशन थर्ड थी हमारी एक्स इजिकल टू सी वन ई की पावर माइनस आर प्लस के अंडर रूड आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस आर माइनस अंडर रूड आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और टी। ये हमारी इक्वेशन कौन सी थी भैया? इक्वेशन थर्ड थी। अगर मैं आपसे कह लगूं, यदि इक्वेशन थर्ड में मैं ये आर स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर रखूं इस वाले इक्वेशन में, यहां पर रखूंगा ये जीरो बना देगा, यहां पर रखूंगा ये जीरो बना देगा, तो इसका मतलब है ये समीकरण एक को, ये वाली जो इक्वेशन थी, इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। समीकरण एक के इंग्लिश वालों को भी अभी लिखवा रहा हूं, यहां तक का नोट कर लेंगे। अभी फिलहाल हिंदी वाले यहां तक का नोट कर लेंगे पहला, ठीक है भाई। इंग्लिश वालों को लिखवा रहा हूं। तो समीकरण एक को संतुष्ट, यानी कि इस वाले को संतुष्ट नहीं करता। भैया संतुष्ट नहीं करता तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो संतुष्ट करे। अतः 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 उस स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें अंडर रूड आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर शून्य नहीं है। ऐसा केस देखना पड़ेगा जहां पे जीरो ना बना हुआ नहीं है, तो हम ऐसा केस हम यहाँ पे देखेंगे भाई। कहने का मतलब है, अगर ये वाली वैल्यू आप आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हो, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन आता है जो यहाँ पे जीरो बनती है और यहाँ पे जीरो बनती है, और नॉर्मल हमारी ये टर्म्स बचती है। लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई
नहीं करेगा। तो हम एक ऐसा केस देखेंगे जिस केस में ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली जो टर्म्स जीरो ना बने, ये वाली टर्म्स जीरो ना बने, ऐसे केस को देखते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई आपसे मैन इक्वेशन पूछ लेगा और ये तीनों केस आपसे लगा कर पूछेगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप एक छोटा मोटा क्वेश्चन मत ना समझना। ठीक है भाई, यहां तक का नोट करेंगे। और इंग्लिश वाले भी देखेंगे भाई क्या थ्योरी है इसकी, क्या थ्योरी है भाई इसकी। तो सेकंड केस में यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंग्लिश वालों का यहाँ पे लिख देता हूं क्या मतलब है, यहाँ पे लिख देता हूं इन दिस। अब इस वाले केस में ये सेकंड केस है यहाँ पे आपका, सेकंड केस। सेकंड केस कौन सा है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में कौन सी, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। इस केस में क्या होगा भैया, इस केस में होगा इफ, इस यो केस कौन सा होगा, जब आर स्क्वायर की वैल्यू, क्रिटिकल डैम्पिंग जब होगी जब आर स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जा। इफ वी पुट आर स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी हमारी, ये वाली, x इजिकल टू सी वन ई की पावर माइनस आर ई की पावर सी वन ई की पावर माइनस आर, ये इक्वेशन लिख लो, ई की पावर माइनस आर प्लस अंडरवुड, ये तीसरी इक्वेशन थी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस आर माइनस अंडरवुड आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। ये थी भाई हमारी इक्वेशन। इसे थोड़ा सा इधर नकल लेते हैं, आपको दिख जाएगा ये, इस इक्वेशन थी हमारे पास, ये थी। इसमें हम सेटिस्फाई करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा इक्वेशन थर्ड। देन लेकिन ये वाला सॉल्यूशन ऐसा है, इसमें सेटिस्फाई नहीं करता है। इन इन देन दिस सॉल्यूशन, ये क्या था हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन था इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। हेंस जब ये इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी भाई हमारी, इक्वेशन फर्स्ट ये वाली थी। अगर मैं ये वाली वैल्यू आर स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन इस वाली में थर्ड वाली में रखता हूं, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन इसको इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। और जब इसे सेटिस्फाई नहीं करता, सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये थी इक्वेशन फर्स्ट और ये थी इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट हैंस, हैंस यहाँ तक का नोट करेंगे भाई, हैंस, हैंस ऐसी कंडीशन देखेंगे, हैंस वी कंसिडर द केस, कंसिडर द ऐसी कंडीशन देखेंगे जिस केस में व्हेन अंडर रूड आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसा ना हो, इज नॉट जीरो, वो जीरो ना हो, ऐसा केस देखेंगे। बट जीरो ना हो तो क्या होगा, बट इट इज ए वेरी स्मॉल, स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल, इसमें इक्वेशन h। देन इक्वेशन थर्ड कैसी बन जाएगी, इक्वेशन थर्ड देन गिव्स। तो भैया हम क्या मान के चलेंगे अगर ये जीरो ना बना हुआ है, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। क्रिटिकल डैम्पिंग का केस चल रहा है, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी।
ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन जीरो ना हो तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे भाई? चलो अब देखते हैं क्या करते हैं यहां से। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम क्या मान के चलते हैं, इस वाली कंडीशन को थोड़ी देर के लिए, इस वाली कंडीशन को थोड़ी देर के लिए, ये जो आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थी इसे एक एच लेट कर लेते, एक एच लेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन थर्ड, अच्छा भैया इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी? पहले इक्वेशन थर्ड अभी दोबारा से भी रिपीट कर देता हूं, मैं दोबारा से भी इक्वेशन थर्ड को लिख देता हूं। इक्वेशन थर्ड थी x इजिकल टू सी वन ई की पावर माइनस के आर प्लस अंडर रूड आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस आर माइनस अंडर रूड आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, ये इक्वेशन थर्ड थी। तो अगर आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर में इसके स्थान पे एच रख दूं, क्योंकि जीरो से बचना चाहता हूं, सेटिस्फाई भी करवाना चाहता हूं, तो इस इक्वेशन को एच रख दूं यहाँ पे, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी जरा बताना? मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? आप कहोगे x इजिकल टू बन गई होगी सी वन ई की पावर माइनस आर प्लस एच टी, भाई इसकी जगह एच रख दिया और इसकी जगह एच रख दिया, तो भैया इक्वेशन बन गई ये प्लस टी टू ई की पावर माइनस आर माइनस एच इंटू टी, ये इक्वेशन बनी। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई यहाँ से, ई की पावर माइनस, इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना क्या मैं, माइनस आर टी इंटू ई की पावर माइनस नहीं प्लस एच टी, इस तरीके से। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी टू ई की पावर माइनस आर टी इंटू ई की पावर माइनस एच टी, ये ऐसे। और ये हमारा क्या है, एक बार ये सही से लिख लेंगे इसे, ई की पावर एच टी। भैया कॉमन क्या आ गया इसमें से, जल्दी से बताएंगे। ई की पावर माइनस आर टी कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस आर टी कॉमन आ रहा, तो क्या बच रहा, सी वन ई की पावर एच टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस एच टी, ये टर्म्स बनी मेरी। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, ठीक है भाई आगे देखते हैं। ठीक है भैया आगे देखते हैं, इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। भैया 15 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, 15 नंबर का करना है तो पूरे नंबर लेने हैं तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा x इजिकल टू एक्स इजिकल टू एक्स इजिकल टू क्या बना, क्या बना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, e की पावर माइनस आर टी, e की पावर माइनस आर टी, और ये एक्सपोनेंशियल का टर्म्स खोल लो यहाँ, सी वन ई की पावर e की पावर e की पावर e की पावर x का फॉर्मूला खोल लो, चलो पहले e की पावर x का फॉर्मूला खोल लेंगे। तो जैसे ही आप e की पावर x का फॉर्मूला कर लेंगे, सी वन ई की पावर x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, e की पावर x का फॉर्मूला खोल लो भाई यहाँ पे, e की पावर x का फॉर्मूला बन जाएगा वन प्लस x यानी कि एच टी प्लस एंड सोन, इस तरीके से, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी टू, और e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला खोल दो यहाँ पे, तो मेरे पास बनना चाहिए वन माइनस एक्स यानी कि प्लस एच टी प्लस एंड सोन, इस तरीके से मेरी टर्म्स बनी है। और इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो भैया आप देखोगे e की पावर माइनस आर टी, और इसे सिंप्लीफाई करोगे सी वन प्लस सी टू और प्लस एच टी, इसे अंदर मल्टीप्लाई करके इसे सी वन माइनस के सी टू, इस तरीके से आप लिख सकते हो। सी वन की मल्टीप्लाई वन में करेंगे, सी वन की इसमें करेंगे, सी वन की इसमें और सी वन की उसमें, हायर टर्म्स को छोड़ देंगे, हायर टर्म्स को छोड़ देंगे और केवल इन्हें फिर रीअरेंजमेंट करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यदि मैं यहाँ से लेट कर लूँ क्या, a इजकल टू को थोड़ी देर के लिए, इस इक्वेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए सी वन सी टू को a लेट कर लूँ और b किसका मान लो h सी वन माइनस सी टू को, तो इस प्रकार से मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस प्रकार से मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, आप कहोगे कि भैया इक्वेशन बन गई x इजिकल टू बन गई e की पावर माइनस आर टी ए प्लस बी टी, ए प्लस बी टी, ये इक्वेशन बनी।
ये मेरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनी, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ई की पावर माइनस टर्म्स में जा रही है, तो ये क्या शो करेगी, इट इज, इंग्लिश वाले लिख लेंगे क्या शो करेगी, इट इज क्लियर डेट, इट इज क्लियर डेट। मैंने आपको बताया था बहुत जल्दी, जैसे ही अब ये वाला केस आ जाएगा तो बहुत जल्दी जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट करते ही, और ये ओवर डैम्पिंग से भी पहले कहां पे आ जाएगा, साम्य स्थिति में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। यानी कि ये तो बहुत तेजी से अपनी जीरो पे आना चाहता है। उसमें तो क्या हो रहा था, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ रहे थे, तो मतलब ऑक्सीलेशन ही तो ना कर पा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होने पर देर में तो लग रहा था, मान लो 5 सेकंड में आ रहा था, ये 5 सेकंड में आ रहा था मान लो ओवर डैम्पिंग के केस में, ओवर डैम्पिंग के केस में, यानी कि अवमंदित के केस में, भारी अवमंदित के केस में वो 5 सेकंड में आ रहा था अवमंदित। लेकिन अगर क्रिटिकल डैम्पिंग जो ये वाला केस है, इस केस में तो यो यहां से बहुत जल्दी 2 सेकंड में ही आ जाएगा, बहुत कम टाइम में। तो ये किसका केस है हमारा, क्रिटिकल डैम्पिंग का, क्रिटिकल डैम्पिंग का, यानी कि क्रांतिक अवमंदन का। तो इसका ग्राफ तो और भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्रांतिक अवमंदन का केस है, क्रांतिक अवमंदन। तो यही बात यहाँ पे लिखनी है, इट इज क्लियर डेट, इट इज क्लियर डेट इन दिस केस द पार्टिकल, द पार्टिकल, द पार्टिकल टेंस टू, जल्द से जल्द प्राप्त कर लेगा कैसे केस को, इक्विलिब्रियम को, टेंस टू एक्वायर, एक्वायर का मतलब प्राप्त कर लेना, जल्द से जल्द, एक्वायर इट्स पोजीशन ऑफ, इट्स पोजीशन, यानी कि कौन सी स्थिति प्राप्त कर लेगा, इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। किससे तेजी से कर लेगा, ओवर डैम्पिंग वाले केस से, ओवर डैम्पिंग वाले केस से, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मच मच मोर, मच मोर रैपिडली देन ओवर डैम्पिंग कंडीशन, ओवर डैम्पिंग कंडीशन, यानी कि ओवर डैम्पिंग से तेजी से यो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। सच सच ए मोशन, सच ए मोशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। हिंदी वाले भी लिख लेंगे, हिंदी वाले भी यहाँ पे लिख लेंगे कि इस ये इक्वेशन क्या शो करती है, समीकरण से, समीकरण से पता चलता है, पता चलता है, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म्स बहुत जल्दी से आ रही है, पता चलता है कि कण, कण, कण साम्य अवस्था को, साम्य अवस्था को, साम्य अवस्था को, साम्य अवस्था को भारी अवमंदन, भारी अवमंदन की स्थिति, स्थिति से भी पहले, से भी पहले प्राप्त कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। अभी बताया तो था कि किस प्रकार से करेगा, कि भाई ओवर डैम्पिंग में तो चलो ऑक्सीलेशन ना हो रहा था, मतलब पूरा चक्कर ना हो रहा था, लेकिन अपने स्थान पे इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के उसमें टाइम तो ज्यादा था, 5 सेकंड था, लेकिन इस वाले क्रिटिकल वाले में तो बहुत जल्दी से कौन सी स्टेट पा जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पा जाएगा, यानी कि साम्य अवस्था पे आ जाएगा इस वाले केस में। तो भैया इसका ग्राफ, इसका ग्राफ तो चलो फिर भी इसका ग्राफ तो ऐसा है, चलो पहले वाले का केस तो ऐसा आ जाएगा। ये किसका केस है, ओवर डैम्पिंग का, किसका केस है, ओवर डैम्पिंग का। लेकिन इसमें तो, लेकिन इस वाले में तो, इस वाले में तो बहुत जल्दी से, जल्दी से आ जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग में, क्रिटिकल डैम्पिंग में कैसा आ जाएगा ग्राफ, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से डिस्प्लेसमेंट जीरो पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस पे आप देख रहे हो ना, ये तो थोड़ा बहुत चलेगा भी, ये तो थोड़ा बहुत चलेगा भी ओवर डैम्पिंग में, लेकिन क्रिटिकल में तो बहुत तेजी से ही आ जाएगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आई, 2 कंडीशन होगी हमारी। अब चौथी, तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, लाइटली डैम्प्ड कंडीशन। ये एक्चुअल में जो तीसरे वाली कंडीशन है, यही हमारी
मतलब ऑक्सीलेशन करने की कंडीशन है। तीसरी कंडीशन को देख लेते हैं भैया एक बार, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई। तो थर्ड केस को देख लेते हैं, तीसरे केस को, थर्ड केस। थर्ड केस, थर्ड केस हमारा क्या था भैया, इसे बोलते हैं लाइटली, लाइट डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग, हल्का अवमंदन। ये है बढ़िया, यानी कि इतनी जल्दी से डैम्प्ड ना होवे, इतनी जल्दी से अवमंदन ना होवे। अवमंदन का मतलब जीरो स्टेट पर जल्दी से ना पहुंचे। तो आर स्क्वायर, इस केस में आर स्क्वायर छोटा होता है ओमेगा स्क्वायर से। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑक्सीलेशन कर रहा है पार्टिकल, मान लो यहाँ से ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी कि साम्यावस्था है, साम्यावस्था है भैया, साम्यावस्था है। तो इस केस में ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीलेशन करेगा, धीरे धीरे ऑक्सीलेशन करता ही रहेगा। यानी कि यही वो स्टेट है, यही वो स्टेट है जो ऑक्सीलेशन करने की अवस्था को शो करती है, और इसे ही बोलते हैं हम भारी अवमंदन। इसे सोल्व करने के लिए हम भैया क्या काम करके चलेंगे, इस केस में यदि हमारी वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है ओमेगा स्क्वायर से, तो क्या होगा, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसा हो जाएगा, इज इमेजिनरी, क्योंकि ये इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक क्यों हो जाएगा, ये वाली चीज मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हो जाएगा। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरे पास x की इक्वेशन थी क्या, x की इक्वेशन क्या थी, x इजिकल टू सी वन ई की पावर माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, और दूसरे वाली क्या थी, सी टू ई की पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, ये वाली थी मेरी दूसरी इक्वेशन। अब यदि ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू कैसे हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी, तो इस केस में ये वाली टर्म्स कैसी आएगी, ये तो अंडर रूट की टर्म्स कैसी आती है। और एक चीज बताओ, अंडर रूट के अंदर यदि माइनस का ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यो माइनस ए, ये बाहर जब निकलता है आई ए को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से, क्योंकि माइनस वन बनाता है वो। तो इसका मतलब ऐसे वाले जब आया आई आ जाता है, तो इस वाली टर्म्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। क्या ये दोनों टर्म्स, क्या ये दोनों टर्म्स, ये भी इमेजिनरी शो करेगी, ये भी काल्पनिक टर्म शो करेगी। काल्पनिक का मतलब जिसके साथ आयट आ जाता है, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी टर्म्स हो जाओगी वो भी। और ये वाली भी कैसी हो जाओगी हमारी, ये वाली भी कैसी हो जाओगी, इमेजिनरी टर्म्स हो जाओगी, काल्पनिक टर्म्स हो जाओगे। तो भैया अब यहाँ पे इस चीज को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस यहाँ पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ तक का नोट करेंगे, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। तो भैया जैसे ही इमेजिनरी टर्म्स हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जे अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है भैया, और इस वाली टर्म्स को थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं ओमेगा डैश, इसे ओमेगा डैश लेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, लेट ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये बन जाएगी। तो भैया हमारी इक्वेशन क्या बनी, जल्दी बताओ इक्वेशन क्या बनी, x इजिकल टू बनी सी वन ई की पावर माइनस के आर प्लस जे ओमेगा डैश टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस के आर माइनस जे ओमेगा डैश टी, ये इक्वेशन बनी भैया मेरी। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, जैसा मैंने पहला कॉमन टर्म्स ली थी, जैसा मैंने पहला कॉमन टर्म्स ली थी, ठीक इसी प्रकार से C1 इसे मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस आर टी इंटू ई की पावर जे ओमेगा डैश टी। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूँ मैं इसे, और C2 ऐसे ही से मैं e की पावर माइनस आर टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा डैश टी,
ये हमारी टर्म्स बनेगी। और यहाँ से हम इसमें कॉमन ले लेंगे भैया। क्या ले लेंगे यहाँ पे से? कॉमन ले लेंगे। तो C1 जैसे मैं कॉमन लेता हूँ तो C1 मतलब निकाल लो बाहर। कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन आपका ये आ रहा होगा e⁻RT, इसमें से भी है और इसमें भी है। तो भैया बाहर निकाल लो इन्हें, इन्हें भैया बाहर निकाल लो, इन्हें भैया बाहर निकाल लो। बाहर निकालने पे x इजिकल टू जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा e⁻RT, e⁻RT अंदर क्या बचा? C1 e⁻j⍵t प्लस C2 e⁻j⍵t, ये बचेगा भैया, ये बचा। इसे सोल्व करो और थोड़ा सा, x इजिकल टू e⁻RT। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर मैं C1 ऐसे लिख लूँ, e⁻I थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं साइड में देख लूँ, e⁻I थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो इसे हम थीटा मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, और इसे भी क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। C1 ये बन जाएगा कोस ⍵t प्लस j साइन ⍵t, ठीक है, प्लस C2 कोस, कोस ये थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पे, यहाँ इसे छोटा ही कर दो भाई, एक ब्रैकेट में लिख लो इसे। चलो मैं इसे थोड़ा सा नीचे नहीं लिख लेता हूँ, इस वाले टर्म्स को थोड़ा सा नीचे नहीं लिख लेता हूँ भाई, इस वाले टर्म्स को थोड़ा सा नीचे नहीं लिख लेता हूँ। ठीक है भैया, लिखते हैं आगे। तो आप कहोगे x इजिकल टू e⁻RT, तो यहाँ पे ये हमारा बनेगा C1 e की, यहाँ पे ब्रैकेट कोस लगाओ भाई, यहाँ पे कोस ⍵t प्लस j साइन ⍵t, ठीक है भैया, प्लस C2 कोस ⍵t माइनस j साइन ⍵t। इस तरीके से हमारी टर्म्स आई होगी। और थोड़ा सा इसे सोल्व करो, e⁻RT, और ये आ जाएगा हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई करके, आप इसे सोल्व करके देख लियो भाई क्या बनी टर्म्स। इस तरीके से बनी क्या? कोस ⍵t प्लस j और C1 माइनस C2 और साइन ⍵t, इस तरीके से हमारी टर्म्स बनी होगी। यहाँ तक का देखो, चेकआउट करो यहाँ तक सभी, यहाँ तक का चेकआउट करके देखेंगे कि कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई। यहाँ तक का देखो भाई, सभी यहाँ तक की कंडीशन को देखेंगे भाई। तो यहाँ तक का आप सोल्व कर लोगे बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपको साइन का फॉर्मूला बनना हो, यहाँ पे तो आपको कोस दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे हमें हाँ साइन टर्म्स लेट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ साइन दिखाई दे रहा, तो यहाँ ये वाली टर्म्स हमें कोस लेट करनी पड़ेगी। तो हमारा साइन a प्लस बी का या साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बंद हो जाएगा। तो भैया इस वाली टर्म्स को क्या लेट करना पड़ेगा? C1 प्लस C2 को हम साइन की टर्म्स में लेट करते हैं, तो a साइन फाई और एंड लेट करके, एंड जो दूसरी टर्म्स हमारी दिखाई दे रही है कौन सी? जे C1 माइनस C2 को, अगर यहाँ पे ये साइन की टर्म्स दिखाई दे रही है, इसे क्या मान के चलोगे? कोस की टर्म्स। तो a कोस, इसे इजिकल टू a कोस फाई इजिकल टू a कोस फाई, ये मानेंगे भाई। तो भैया जैसे आप लेट करी हुई टर्म्स को इसमें रखते हो, तो आप देखोगे हमारा रिजल्ट आ गया होगा। कितना रिजल्ट आया होगा? तो x इजिकल टू e⁻RT, इस पूरे स्थान पर आपने क्या रख दिया होगा? C1 प्लस C2 की जगह a साइन फाई कोस ⍵t प्लस इस टर्म्स पे क्या हो गया होगा? a कोस फाई, और यहाँ पे क्या बन गया होगा? साइन ⍵t। तो इस तरीके से आप यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आप देखोगे हमारी जो टर्म्स बनी होगी e⁻RT,
यो ए कॉमन बाहर ले लो और ये बन गया होगा साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई का फॉर्मूला, प्लस फाई का फॉर्मूला। ये जो हमारी इक्वेशन बन के आई है यही है हमारी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। डैम्प्ड या डैम्प्ड ना, ये सिंपल इक्वेशन ये है। तो यहाँ तक का हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक का हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक का भाई हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद इसके तीनों एक बार अगर हमें ग्राफ देखना हो कि भैया ग्राफ कैसा रहेगा, और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा एक बार ग्राफ देख लेंगे भाई सभी, एक बार ग्राफ देख लेंगे भाई सभी। ये ऊपर ने डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, एक्स को शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, और इधर टाइम को। यदि हमारा ग्राफ एकदम ये यहाँ की कंडीशन को शो कर रहा, तो ये वाला हमारा शो कर रहा है डैम्प्ड ऑक्सीलेटर को, डैम्प्ड ऑक्सीलेटर को, या ओवर डैम्प्ड भी कह सकते हैं, ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड को, ओवर डैम्प्ड कंडीशन को भी शो कर रहा है। ये पहला केस को शो कर रहा है, यानी कि भारी अवमंदन को शो कर रहा है, भारी अवमंदन को, जो हमारा पहला केस बना था भारी अवमंदन को पहले को शो कर रहा है। दूसरे वाला जो इसका ग्राफ तेजी से यहाँ पे आ जाता है, ये तो पहले वाले को शो कर रहा है, ये दूसरे वाला। और ये दूसरे वाला किसे शो कर रहा है, तो आप क्या होगा क्रिटिकल डैम्पिंग को, क्रिटिकल डैम्पिंग को। क्रिटिकल डैम्पिंग किसे बोल रहे हैं भैया, इसे बोल रहे हैं क्रांतिक अवमंदन। ये दूसरा केस था हमारा क्रांतिक अवमंदन। लेकिन तीसरे वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था, तीसरे वाला केस इसका सिंपल ऑक्सीलेशन का यूज करते हुए चले थे हम, ऐसा ऐसा धीरे 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 कम होता है। तो ये वाला केस किसका था भैया, ये वाला केस हमारा लास्ट में किसका था, हमारा लास्ट में ये था लाइट, ये तीसरे वाला केस था लाइट डैम्पिंग का। कौन सा केस था भैया, लाइट डैम्पिंग का, यानी कि हल्का अवमंदन का। तो आप देखोगे यहाँ तक हमारा 15 नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ तक का नोट करेंगे भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे। इसका एक अगला अलग क्वेश्चन भी पूछ ले आता है 2 नंबर का अलग से, इसका साइड मतलब ये तो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन एक छोटा क्वेश्चन भी इसका अलग पूछ जाता है। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। हो गया भाई। तो यहाँ तक का ये 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा। अब हम अगले अपने छोटे क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक छोटा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन लिख लेंगे, छोटा क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लॉगरिथम डिक्रीमेंट के नाम से ही पूछ ले आवे हो, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है वो पूरा क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं। डिस्कस, डिस्कस लॉगरिथम, लॉग रिथ या लॉगरिथमेटिक, लॉग अर्थमेटिक, अर्थमेटिक डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट फॉर ए डैम्प्ड, डैम्प्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ये छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे लॉगरिथम, लॉग रिथमिया, लॉगरिथमिया अवक्षय, अवक्षय को अवमंदित, अवमंदित दोलनों के लिए, अवमंदित दोलनों के लिए समझाइए, अवमंदित दोलनों के लिए समझाइए। ये क्वेश्चन इसका अलग से पूछ लिया आता है 3 नंबर में। तो यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, ठीक है।
ये क्या बताता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हमें अगर सोल्व करना बहुत बढ़िया तरीके से, इसे 2 नंबर प्राप्त करने हैं, 3 नंबर का आता है वो। तो अगर मैं कह लगूं लॉगरिथम डिक्रीमेंट होता क्या है, तो आप कहोगे दिस मेजर, ये क्या मेजर करता है, दिस मेजर द रेट at which at which at which the amplitude 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 die away die away। यहाँ तक का लिखो भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। यानी कि कितना एम्पलीट्यूड घट रहा है, ये इस बात को बताता है लॉगरिथम डिक्रीमेंट। यह आयाम के यह आयाम के घटने घटने की घटने की माप है। अगर आपसे कोई पूछे है लॉगरिथम डिक्रीमेंट क्या मेजर करता है, तो आयाम के घटने की माप है, घटने की माप है। तो हम इसे कैसे समझेंगे, इसे ऐसे समझेंगे भाई, इसे हम लॉगरिथम डिक्रीमेंट को इस प्रकार से समझेंगे। अच्छा भैया एक बात बताओ, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन आई थी, ऊपर अभी सोल्व करा था, ए ई की पावर माइनस आर टी कोस वो साइन ओमेगा डैश टी प्लस पाई, ये इक्वेशन आई थी अभी लास्ट टाइम पे क्रिटिकल में। अगर इस इक्वेशन में फाई की वैल्यू को मैं क्या रख दूं, पाई बाई 2 रख दूं, कितने टाइम पे, टी बराबर 0 पे, और एम्पलीट्यूड को मैं क्या मान लूं, ए को क्या मान लूं, ए को क्या मान लूं, ए नोट मान लूं। तो आप कहोगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इजिकल टू ए नोट, x इजिकल टू ए नोट ई की पावर माइनस आर टी कोस ओमेगा डैश टी बन जाएगा। क्योंकि जैसे आप फाई की वैल्यू यहाँ पाई बाई 2 रखोगे, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा बन जाएगा, ये वाली टर्म्स हमारी बन जाएगी। तो भैया अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरा ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो x है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स बन जाए, और ये वाली जो t की वैल्यू है, इस वाली जो ये जो टर्म्स हमारी दिखाई दे रही है, अगर ये वाली वैल्यू हमारी कैसी हो जावे, 1 हो जावे, कैसी हो जावे भैया, 1 हो जावे। कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ मैं इन डिस्प्लेसमेंटों को, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे एम्पलीट्यूड मान लूँ a1, और तो ये हमारा ए नोट ऐसा कैसे दे देगा, ई की पावर माइनस आर, और ये वाला जो टाइम है ये कैपिटल टी दे देगा, और इस वाली टर्म्स को हम साइड में लिख देंगे कोस ओमेगा डैश को, टी को थोड़ी देर के लिए 1 लेट कर लूँ मैं, यदि 1 लेट कर लूँ मैं यदि, तो मेरा पहली टर्म्स तो ये मिलेगी। दूसरा एम्पलीट्यूड क्या रहा होगा, ए टू इजिकल टू क्या रहा होगा, ए नोट ई की पावर माइनस आर, अब की बार 2t टाइम पे, ये वाला किस पे थी, t बराबर कैपिटल टी पे, और ये वाली किस पे थी, t बराबर कैपिटल 2t पे। तो इस प्रकार से मेरी एम्पलीट्यूड आते चले जाऊंगे, ए थ्री इजिकल टू ए नोट ई की पावर माइनस आर 3t, ये t बराबर कितने पे, 3t पे। यहाँ तक का नोट कर लेंगे, एक बार और समझेंगे इसको, एक बार और समझेंगे कि भैया लॉगरिथम डिक्रीमेंट होवे क्या है, लॉगरिथम डिक्रीमेंट होवे क्या, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, मैंने आपको बता दिया कि लॉगरिथम डिक्रीमेंट को आपको समझाना। तो भैया आप कहोगे कि दिस मेजर द रेट एट विच द एम्पलीट्यूड डाई अवे, यह एम्पलीट्यूड के घटने की माप है, यानी कि एम्पलीट्यूड कितना घट रहा है, यो कौन बताता है, लॉगरिथम डिक्रीमेंट बताता है। तो ये हमारी इक्वेशन अभी आई थी थोड़ी देर पहले, मैं यदि ऐसा मान कर चलूं, इफ फाई की वैल्यू पाई बाई 2 पे, टी बराबर टाइम 0 है, तो एम्पलीट्यूड ए बराबर ए नोट लेट करके मान लूं, ये मान के चलूं, तो हमारी ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन ये बन गई। और जैसे हमारी ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी, मैं अगर यहाँ से एक चीज और मान के चलूं कि भैया ये जो डिस्प्लेसमेंट है छोटे छोटे एम्पलीट्यूड में घटता जा रहा है, टी बराबर टाइम उस पर, तो ये वाली टर्म्स तो हमारी
जीरो मान लो एक देने का काम कर रही है। अगर अगर हमारा यो एक कब आता है, जब आप इस वाले टर्म्स को, इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार घटती चली जाओगी। इसकी वैल्यू यहाँ अगर जीरो रख दोगे तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू कैसे आ जाओगी, वन आ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लगातार यहाँ पे कम होती चली जाओगी एम्पलीट्यूड के घटने पे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई आपको। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ कि भैया इसका केस क्या बन जाएगा, इसका केस क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे कि भैया अगर मैं इसे डिवाइडेशन की फॉर्मेट का लिख लूं, कि डिवाइडेशन की फॉर्मेट का कैसे, कि भैया a1 को किससे डिवाइड कर दूं, a2 से, और a2 को किससे डिवाइड कर दूं, a3 से। तो आप कहोगे हमारी जो टर्म्स बनेगी, हमारी जो टर्म्स आई होगी वो इसे मानेंगे हम ई लैम्बडा। क्या मानेंगे भैया हम इसे, ई लैम्बडा। चेकआउट करो यहाँ तक, यहाँ तक चेकआउट करेंगे भाई। ये अगर आप कहोगे तो e की पावर आर टी बनेगा, यो आर टी इजिकल टू ई की पावर आर टी बनेगा, और e की पावर आर टी ही हमारा ये लैम्बडा बन जाता है, वेयर वेयर लैम्बडा इजिकल टू आर टी, लैम्बडा इजिकल टू आर टी, ये बना। इसे डिवाइड करके आपने देख लिया भाई, a1 को किससे, a2 से डिवाइड करके देख लिया होगा, देख लिया भाई डिवाइड करके। या a2 को a3 से डिवाइड करके देखोगे तो हमारा ये रिजल्ट आओगा। हम ये मान के चल लेते हैं कि ये वाली जो टर्म्स है आर टी को थोड़ी देर के लिए लैम्बडा मान के चलते हैं इस तरीके से। तो भैया अगर मैं यहाँ से लॉग ले लूँ दोनों साइड का, लॉग ले लूँ भाई दोनों साइड का, तो हमारी टर्म्स क्या बन जाएगी, ये तो एक्सपोनेंशियल की टर्म्स तो खत्म हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स तो हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये बन जाएगा लैम्बडा इजिकल टू लॉग ई बेस a1 अपॉन a2 इजिकल टू लॉग ई बेस a2 अपॉन a3। और इसी तरीके से ये सारी चीजें चलती चली जाओगी, और इसी सिस्टम को बोलते हैं लॉगरिथम डिक्रीमेंट, लॉग अर्थमेटिक, लॉग अर्थमेटिक डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट यानी कि लॉगरिथम अवक्षय। डिक्रीमेंट, ठीक है भाई। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं आज। तो अगला टॉपिक आज चलेगा आपका, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बड़ी बड़ी सी हेडिंग लिखेंगे सभी। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नेम है नेक्स्ट हमारा, टॉपिक नेम है हमारा नेक्स्ट प्रणोदित, प्रणोदित दोलन, प्रणोदित दोलन, प्रणोदित दोलन। और इसे बोलते हैं हम हिंदी में फोर्स, फोर्स ऑक्सीलेशन, फोर्स ऑक्सी ऑक्सी फोर्स ऑक्सीलेशन, प्रणोदित दोलन। तो ये वाला टॉपिक आप नोट कर लेंगे। ये यहाँ से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या शो करेगा, लॉन्ग क्वेश्चन को शो करेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन कैसा आता है एक बार देख लेंगे, एक बार क्वेश्चन देख लेंगे कैसा आएगा। यहाँ तक नोट करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन लिख लो भाई। क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको कहेगा डिफाइन, डिफाइन फोर्स
फोर्स ऑक्सीलेशन, फोर्स ऑक्सीलेशन, ड्राइव एंड सोल्व, ड्राइव एंड सोल्व, ड्राइव एंड सोल्व, द डिफरेंशियल, द डिफरेंशियल, द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फोर्स, फोर्स हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, फोर्स हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, obtain the, obtain the, obtain the resonance, resonance condition, यानी कि अनुनाद की स्थिति के लिए कह रहा है। ठीक है भाई। और फिर इस पे क्वेश्चन में कह देगा इसके जैसा अभी हमने 3 केसेस पढ़े थे, इसी प्रकार से डिस्कस सेपरेटली, डिस्कस सेपरेटली द केसेस, द केसेस ऑफ लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड हाई, एंड हाई ड्राइविंग, एंड हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा क्वेश्चन बन के आएगा भाई, ये हमारा इसका क्वेश्चन बन के आता है भाई। नोट कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, यहाँ तक का नोट कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। हिंदी में कैसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, नोट कर लेंगे भाई सभी। ये हिंदी में कैसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, लिखेंगे भाई। प्रणोदित दोलन को, प्रणोदित, प्रणोदित दोलनों की, प्रणोदित दोलनों की परिभाषा दीजिए, परिभाषा दीजिए, परिभाषा दीजिए किसी, किसी प्रणोदित, किसी प्रणोदित आवर्ती, प्रणोदित आवर्ती दोलक का, दोलक का अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण प्राप्त कीजिए, अवकलन समीकरण प्राप्त कीजिए तथा इसे हल कीजिए, तथा इसे हल कीजिए, हल कीजिए। इससे अनुनाद की शर्तें, इससे अनुनाद की शर्तें, अनुनाद की शर्तें प्राप्त कीजिए, अनुनाद की शर्तें प्राप्त कीजिए तथा अलग अलग, तथा अलग अलग कम आवर्ती, अलग अलग कम आवर्ती, कम आवर्ती अनुनाद आवर्ती, अनुनाद आवर्ती तथा, तथा उच्च आवर्ती, तथा उच्च आवर्ती, उच्च आवर्ती द्वारा प्रणोदित, द्वारा प्रणोदित दोलनों की, प्रणोदित दोलनों की, प्रणोदित दोलनों की व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए।
ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक नोट कर लेंगे भी सभी, और इसके कंसेप्ट को ध्यान पूर्वक समझेंगे और हम कल इसकी इक्वेशन को अच्छे से प्रूफ करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन नोट कर लिया आपने सभी ने। ठीक है भाई, इसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा फोर्स ऑक्सीलेशन काम करता है। फोर्स ऑक्सीलेशन काम करता है। फोर्स ऑक्सीलेशन, फोर्स ऑक्सीलेशन यानी कि इसे बोलते हैं प्रणोदित, प्रणोदित दोलन। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये है हमारे पास इस तरीके से ये ऑक्सीलेशन कर, मान लो ये हमारा, अगर मैं इसे यहाँ से डिस्प्लेस करके ऐसा छोड़ दूँ, यहाँ से ऐसा डिस्प्लेस करके छोड़ दूँ, डिस्प्लेस कर दिया मैंने, यहाँ पे विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, प्लेस्ड, डिस्प्लेस करके, मान लो इसे यहाँ से ऐसा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये क्या करने लग जाओगा, ऑक्सीलेशन करने लग जाओगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन करने लग गया, ऐसे ऐसे हो भैया, ऐसे ऐसे ये ऑक्सीलेशन करता हुआ जा रहा है। जब ये ऑक्सीलेशन करता जा रहा है तो धीरे धीरे ये कहाँ पे जाना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल पहला ऑक्सीलेशन इसका ऐसा आएगा, फिर अगले वाला ऑक्सीलेशन थोड़ा सा और कम हो जाएगा, फिर अगले वाला ऑक्सीलेशन और कम हो जाएगा, तो इस तरीके से इसकी कंडीशन हमारी चलती रहेगी। तो हमारी कंडीशन कैसे चलती रहेगी, ऐसा कम हो गया, फिर अगले वाले में और कम हो जाएगा, अगले वाले में और कम, तो एक स्टेट ऐसे आ जाओगी ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाओगा, यहाँ पे रुक जाएगा इस तरीके से। तो अगर ये ऐसा फ्रीली क्या कर रहा, ऑक्सीलेशन कर रहा था, तो इस टाइप के ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री ऑक्सीलेशन। लेकिन यदि मैं बाहर से इस पे कोई ऐसा करके, जब ये कम होने वाला था, मैं बाहर से इस पे एक फोर्स लगा दूं, बाहर से क्या अप्लाई कर दूं, एक फोर्स अप्लाई कर दूं, और फिर ये जो ऑक्सीलेशन हो रहा है, ये जो ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, ये इस फोर्स के इफेक्ट में, ये जो ऑक्सीलेशन हो रहा था पहले, ये पहले ऑक्सीलेशन जो हो रहे थे, लेकिन जैसे मैंने इस पे क्या करा, इन ऑक्सीलेशन पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया भैया, फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इस फोर्स के इफेक्ट से, इस फोर्स के इफेक्ट से अब ऑक्सीलेशन होना स्टार्ट हो जाओगे, ऑक्सीलेशन दोलन होना स्टार्ट हो जाओगे इस फोर्स के इफेक्ट से। तो भैया इस टाइप के जो ये ऑक्सीलेशन हुए हैं इस फोर्स के इफेक्ट से, इन्हें क्या बोलते हैं हम, फिर फोर्स, फोर्स ऑक्सीलेशन। दोबारा समझेंगे इस बात को, दोबारा समझेंगे भाई इस बात को कैसे। अगर मैं आपसे कहने लगूं, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि सपोज करो सिंपल ऑक्सीलेशन हो रहे थे, सिंपल दोलन हो रहे थे पहला, क्या हो रहे थे, सिंपल दोलन हो रहे थे पहला, यानी कि फ्री ऑक्सीलेशन हो रहे थे, चलो मुक्त दोलन हो रहे थे, लेकिन अब मन ने क्या काम करा, इन ऑक्सीलेशन में बाहर से कोई एक फोर्स अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, तो अब ये वाले ऑक्सीलेशन इस फोर्स के इफेक्ट के कारण क्या हो लगे, ऑक्सीलेशन करने लगे, इस फोर्स के इफेक्ट से ऑक्सीलेशन करने लगे, तो इस टाइप के ऑक्सीलेशन को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑक्सीलेशन, फोर्स ऑक्सीलेशन। यानी कि मान लो कोई दोलन, मुक्त दोलित दोलन कर रहा था, यदि बाहर से कोई इस पर बल लगा दे मैं, बल लगा दे मैं, तो अब वे ऑक्सीलेशन, वे जो दोलन हो रहे थे अब इस फोर्स के कारण दोलन करने लग जाओगे, तो इस टाइप के ऑक्सीलेशन को क्या बोलते हैं, प्रणोदित, प्रणोदित दोलन। यानी कि बाहर से इसे प्राण दे दिए गए, बाहर से कुछ इफेक्ट कर दिया गया, प्रणोदित दोलन। एक नॉर्मल एग्जाम्पल में हम इस बात को समझते हैं, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भैया कोई अगर झूल पे झूल रहा था, धीरे धीरे झूल रहा था, तो आप देख रहोगे झूल पे झूलते वक्त, धीरे धीरे झूलते वक्त उसको उसका कम हो रहे थे, वे ऑक्सीलेशन कम हो रहे थे, अगर मैं पीछे से आकर थोड़े फोर्स से उस पर लगा दूं, ऐसे झूल पे ऐसा फोर्स लगा दूं, तो मेरे फोर्स के कारण वो क्या हो कर लगेगा, ऑक्सीलेशन करने लगेगा, मेरे फोर्स के कारण क्या करने लग जाओगा, ऑक्सीलेशन करने लग जाओगा, तो उस टाइप के ऑक्सीलेशन को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑक्सीलेशन, यानी कि प्रणोदित दोलन। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी।
तो यहाँ तक की वीडियो को आज यहीं पे रोकते हैं। आगे इसके बाद इसकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इसकी कंडीशन को सोल्व करते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलो एक काम करो, प्रणोदित दोलन को मैं लिखा भी देता हूँ, आप यहाँ तक का नोट करेंगे। प्रणोदित दोलन को मैं एक बार लिखा भी देता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। मैं पहले हिंदी में लिखा देता हूँ आपको, फिर इंग्लिश में देखते हैं इस बात को। पहले हिंदी में देख लेते हैं भाई। जब किसी जब किसी जब किसी दोलनी जब किसी दोलनी निकाय पर जब किसी दोलनी निकाय पर बाह्य बाह्य आवर्त बल बाह्य आवर्त बल लगाया जाता है बाह्य आवर्त बल लगाया जाता है तो निकाय तो निकाय तो निकाय इस बल के इस बल के प्रभाव के कारण प्रभाव में या कारण प्रभाव में दोलन दोलन करता है दोलन करता है। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार बाह्य बल के बाह्य बल के कारण इस प्रकार बाह्य बल के कारण निकाय में हुए दोलनों को निकाय में हुए दोलनों को हुए दोलनों को दोलनों को प्रणोदित दोलन कहते हैं। प्रणोदित दोलन प्रणोदित दोलन कहते हैं प्रणोदित दोलन कहते हैं। यहाँ तक का हिंदी वाले नोट करेंगे भाई, यहाँ तक का हिंदी वाले नोट करेंगे भाई सभी। तो फोर्स ऑक्सीलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे भाई यहाँ से। फोर्स 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 ऑक्सीलेशन फोर्स ऑक्सीलेशन किसे कहेंगे भाई? फोर्स ऑक्सीलेशन यहाँ पर नोट करेंगे भाई फोर्स ऑक्सीलेशन को। व्हेन ए बॉडी व्हेन ए बॉडी इज सेट सेट व्हेन ए बॉडी इज सेट इन ऑक्सीलेशन in oscillation in oscillation under an external periodic force external periodic force then in the beginning यानी कि शुरुआत में तो अपोज होगा इस फोर्स का, लेकिन कुछ देर बाद इस फोर्स से ऑक्सीलेशन करने लग जाओगे। द बॉडी ट्राइज द बॉडी ट्राइज टू ऑक्सीलेट्स try to oscillate with its own natural frequency but very soon but very soon these oscillation या ऑक्सीलेशन ही लिख लो, ऑक्सीलेशन die out and the body oscillate with oscillate with
with the frequency of the external applied force applied force external force applied force such oscillation are called force oscillation force oscillation। तो यहाँ तक का हमने समझा कि फोर्स ऑक्सीलेशन यानी कि प्रणोदित दोलन किसे कहते हैं। यहाँ यहाँ तक हमने समझा कि प्रणोदित दोलन किसे कहते हैं, प्रणोदित दोलन। एक बार और समझ लो, यदि सपोज करो कोई भी चीज ऐसा ऑक्सीलेट कर रही है तो मैं अगर जैसे वो ऑक्सीलेट कर रही है मैं बाहर से उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं तो वो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर देवे। तो ऐसे ऑक्सीलेशन को हम बोलते हैं फोर्स ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं भैया? फोर्स ऑक्सीलेशन। यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, यहाँ तक का नोट कर लेंगे और आज इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं फिर। ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे तरीके से तैयारी करो अपनी।